हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, घर में किसी के देहांत होने की वजह से मेरा जो भी एनालिसिस है उसमें 2-4 दिन का पहले भी लैग हुआ था और अभी भी 5 दिन का लैग है। तो इसमें मैं आपको मार्च 6 से आज तक का जो भी एनालिसिस मुझे करना था उसको मैं आज और कल 2 दिन के अंदर समेट दूंगा और आशा करता हूँ आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ इसका जो भी पीडीएफ था 6th से लेके आज 10th तक, ये पीडीएफ आपको ग्रुप में ऑलरेडी दे दिया गया है। ग्रुप मीन्स टेलीग्राम चैनल में, तो उससे डाउनलोड करके आप इसको फर्दर पढ़ लीजिएगा। और आई होप आपने पढ़ भी लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। तो उसके पहले जैसे कि हर दिन का एक अनाउंसमेंट रहता है, अगर कोई भी एडमिशन लेना चाहता है एक्जिया आईएएस एकेडमी में, तो हम आपको फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, फिर कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी के साथ ऑफलाइन बच्चों के लिए या फिर एस्पिरेंट्स के लिए इन हाउस लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। तो फर्दर डिटेल्स के लिए एडमिशन फ़ी वगैरह जो भी है और कितना ड्यूरेशन रहेगा और कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, वो सभी चीज़ें आप जानने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल थे 6 मार्च के न्यूज़पेपर में। तो पहला था कि ग्रोथ एम्बिशंस, वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रोवाइडेड अ रोड मैप। तो अभी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, फिर आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो क्या करती है? ग्लोबल जो फाइनेंशियल गवर्नेंस है उसको प्रोवाइड करती है। ग्लोबल जो फाइनेंशियल गवर्नेंस सिस्टम है उसको देख रेख करती है बाय आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ। तो इसमें क्या वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया को हाई इनकम कंट्री बनने के लिए या फिर विकसित भारत बनने के लिए बाय 2047 हमारा जो ग्रोथ है उसको लगातार 7.8% से ग्रो करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 2 डेकेड। तो इसमें आप लगभग 8% हमारा जो ग्रोथ है वो 8% होना पड़ेगा हर साल, वो भी लगातार फॉर नेक्स्ट 2 डेकेड, मतलब 20 साल तक। तभी हम क्या कर सकते हैं? आपका अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री है, तो बाय 2047 हम हाई इनकम स्टेटस को अचीव कर सकते हैं और विकसित भारत बन सकते हैं। तो अभी क्या है? हमारा जो ग्रोथ है वो आपका स्ट्रगल कर रहा है 6.4 से लेके 6.8 के बीच। तो ये जो भी स्ट्रगल है इसको 7.8 तक ले जाना होगा नेक्स्ट 20 ईयर्स में। वरना क्या है? हम जो गोल है हमारा विकसित भारत बाय 2047 या फिर हाई इनकम स्टेटस जो हमें अचीव करना है वो हम मिस कर जाएंगे। तो अभी क्या होता है? ये जो भी एस्टिमेशन दिया है बाय वर्ल्ड बैंक, तो इसमें ये एस्टिमेशन एक तो हमें आइडिया देता है कि हमारा देश को कितना, लगभग कितना प्रतिशत ग्रो करना पड़ेगा, जो कि है 7.8 या फिर आप लमसम 8% पकड़ सकते हैं। तो अभी इसमें क्या है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हमारा गवर्नमेंट का एम्बिशन है कि जब तक हमारा देश आज़ादी का 100 साल सेलिब्रेट कर रहा होगा तब हम डेवलप नेशन बन जाएंगे। तो अभी जो ये एम्बिशन हमने रखा है, ये जो गोल हमने सेट किया है, तो इसके लिए क्या है? जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस प्रोवाइड करती है, इनका क्या हमारे डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी के ऊपर क्या से है या फिर क्या टेक ऑन है? तो इन चीज़ों को क्या करना होता है, हमें देखना होता है। तो इससे अभी आपको इसमें क्या आइडिया दिया जाएगा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कि क्या रिकमेंडेशन है फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, तो या फिर वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है। तो इससे क्या होगा? आपको जब भी 2047 विकसित भारत का गोल या फिर आपको हाई इनकम स्टेटस अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से सेक्टर्स में ध्यान देना है, उसको हमें एग्ज़ाम में उसका निचोड़ लिखना होगा। या फिर आपको ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि विकसित भारत जो है उसको अचीव करने के लिए क्या करना है और हम कितने उसमें अभी तक सफल है। ऐसा कुछ टॉपिक आपको पूछा जा सकता है विकसित भारत के ऊपर। तब क्या करना है? हमें इन चीज़ों को दर्शाना होगा। तो पहला है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सस्टेनेबली 7.8% के दर से उसको आगे बढ़ाना होगा एनुअली फॉर 2 डेकेड।
तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये जो भी डेटा है ये वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया है, ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं ताकि आपका आंसर का जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ सके। फिर हमें जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो 40% तक ले जाना है बाय 2035। तो ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, जो भी जीडीपी है उसका 40% हमें क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। और इन्वेस्ट किस में करना होगा, हमारा आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर ह्यूमन कैपिटल हो, इसके ऊपर हमें इसको लगाना होगा। तभी क्या है, देश में एसेट क्रिएट हो पाएगा, वो चाहे ह्यूमन एसेट हो या फिर आपके फिजिकल एसेट्स हो। क्योंकि विदाउट एसेट्स हम क्या नहीं कर सकते हैं, विकसित भारत का गोल अचीव नहीं कर सकते। उसके बाद हमें क्या चाहिएगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिएगा। तो इसमें आपको हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको डीप करना होगा, डीपन करना होगा। फिर आपका जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना होगा। फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको बढ़ाना होगा। तो ये सभी चीज़ें तो हम इन जनरली पढ़ते रहते हैं, तो इन चीज़ों को इंश्योर करना होगा। फिर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी में हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और रिसर्च करना होगा ताकि हम क्या कर सकें, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बना सके और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सके। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़्यादा फोकस करना होगा ताकि हमारा जो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड है हम उसको काम में लगा सके। तो इसमें हमें स्पेशली फोकस करना होगा लेबर इंटेंसिव सेक्टर में ताकि हम हाई क्वालिटी जॉब क्रिएट कर सके। उसके बाद है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। इसके उपरांत हमें जो ह्यूमन कैपिटल है उसको डेवलप करना पड़ेगा। फीमेल वर्क फोर्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा अप टू 55% बाई 2050। फिर स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्किल इंडिया मिशन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। फिर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, वो क्या कहती है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देती है। तो ये चीज़ें भी हमें आप इन चीज़ों को भी सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। फिर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट करना होगा। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का अर्थ ये हो गया कि जितने भी रीजन हैं आपके इंडिया के, नॉर्थ के स्टेट हो या साउथ के हो या फिर ईस्ट के हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के हो या फिर वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स हो या फिर सेंट्रल इंडियन स्टेट्स हो, जितने भी हमारे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज है, तो इन सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी में बैलेंस्ड डेवलपमेंट इंश्योर करना होगा। तभी क्या होगा, देश विकसित हो पाएगा। अभी के समय पे आप देख सकते हैं कि साउदर्न इंडियन स्टेट्स एंड वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स आर डेवलप्ड और डेवलपिंग, और लैगिंग कौन से स्टेट कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गए, ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, नॉर्थ के स्टेट हो गए। तो इनमें क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट इंश्योर करना पड़ेगा ताकि हम बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को ला सकें, ताकि हम इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है उसको अचीव कर सकें। तो जो भी रीजनल डिस्पैरिटी है, डिफरेंट रीजन के बीच में जो अनइवन डेवलपमेंट है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी है उसमें इफ़िशियंसी लानी पड़ेगी ताकि हम अच्छा जो रिसोर्स है उसको अच्छा यूटिलाइज कर सकें। और डिफरेंट स्टेट्स को, डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम जो भी आपके अर्बन एरिया है, सब अर्बन एरिया है, विलेजेस है, उनको डेवलप कर सकें। तो आपको क्या करना है, विलेज को यूनिट पकड़ते हुए आपको फिर टाउन में जाना है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर सारे डिस्ट्रिक्ट लगा के स्टेट, ओके, सारे स्टेट लगा के देश। वैसे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इसमें टॉप डाउन प्लस बॉटम अप दोनों अप्रोच को ध्यान में रखना होगा। फिर आपका ट्रेड एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो जो ग्लोबल मार्केट है उसके साथ इंडिया का जो ट्रेड है उसको और ज़्यादा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा टैरिफ्स है उसको रिड्यूस करना है और जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें हमारा पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है ताकि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव प्राइस में बिक सके और बेस्ट क्वालिटी का हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकें। तो इन चीज़ों को क्या करना होगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है जिसमें हम इन्फ्लेशन, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा ताकि हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक कैपिटलिस्ट का जो इन्वेस्टमेंट है, फिर आपका जो इन्फ्लेशन है उसको भी हम कंट्रोल में रख सकें। ओके, फिर आपका जो कैपिटल का फ्लो है या फिर जो लिक्विडिटी का फ्लो है उसको अच्छी तरह से मेंटेन कर सकें। तो ये सभी चीज़ों को इंश्योर करने से क्या होगा, विकसित भारत का जो गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं बाय 2047। और अभी अभी इन पॉइंट में अगर हम डेवलपमेंट इंश्योर करते हैं तो हमारा जो ग्रोथ है वो एनुअली 7.8 तो क्या उससे भी ऊपर चला जाएगा।
तो इसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भी आंसर है आपका, ये जो भी इसमें जो भी चीज़ें दी गई है, कंटेंट जो भी है, ये आप इकोनॉमिक के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये सभी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि जो जीएस पेपर 3 में जो इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी, उसमें ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो आपको ये डिमांड कार्ड, सप्लाई कार्ड और डिफरेंट जो भी आपके मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी में हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, तो उन चीज़ों को, थियोरिटिकल चीज़ों को ज़्यादा हमें इस्तेमाल में नहीं लगता है। आपको ऐसे सिंपल कंसेप्चुअल चीज़ें पूछी जाती है, तो उसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। फिर इसमें इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है, उनका भी रिकमेंडेशंस है कि जॉब क्रिएशन करना है, इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ लाना है, ट्रेड में इंटीग्रेशन लाना है। तो ये सभी चीज़ें जो भी है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन चीज़ों को आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। आपको मोटा मोटा पॉइंट्स को ध्यान रखना है और आप इसको वर्ल्ड बैंक के साथ सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा है, आईएमएफ ने भी ऐसा कहा है। तो आपका आंसर क्या होता है और स्टैंडर्ड हो जाता है। फिर की चैलेंजेस क्या है, तो ये भी आपको क्या करना है, जैसे ऐसे ही लिख रहे हैं तो उसमें आप जब विकसित भारत का गोल कैसे अचीव करेंगे, उसमें जो भी हमें पोटेंशियल जो भी चीज़ें हैं जिसको ठीक करनी है, उसी के साथ चैलेंजेस क्या है वो भी मेंशन करना होता है। तब आपका ऐसे क्या होता है, पूरा एक हॉलिस्टिकली कवर हो जाता है, पूरे डायमेंशंस आप कवर करते हैं, प्लस चैलेंजेस भी आप लिखते हैं। तो चैलेंजेस में आपको पता ही है, ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है कितना अभी आपका फ्रजाइल होकर रखा है। प्रोटेक्शनिज्म आप देख सकते हैं फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम चाइना, ओके, फ्रॉम डिफरेंट नेशन। फिर आप ट्रेड का जो फ्रेगमेंटेशन है ग्लोबल सप्लाई चेन में, वो भी देख सकते हैं। फिर डोमेस्टिक कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या है, लो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है। तो ये आईएमएफ ने पहले भी कहा है कि जो वुमेन का पोटेंशियल है उसको 100% यूज़ किया जाए तो इंडिया का जीडीपी 27% इंक्रीज हो जाएगा। तो वो चीज़ भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर रीजनल डिसपैरिटी है, ओके। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिसिट देखा जाता है, वो चाहे आपका रेलवे हो, रोडवे हो, या फिर वाटरवे हो, या फिर एयरवे हो, या फिर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो इन चीज़ों को दूर करना ज़रूरी है। फिर पॉलिसी गैप्स भी देखा जाता है, फाइनेंशियल मार्केट के सेक्टर में हो, या फिर लेबर लॉज में हो, या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में हो, या फिर लैंड पॉलिसीज़ में हो। तो इन सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिफॉर्म लाना है इनमें। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, काफ़ी बारीकी से लिखी गई है। और अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया के लिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन हमारे पास है, 65 जो प्रतिशत हमारा पॉपुलेशन है वो क्या है, यंग एनर्जेटिक पॉपुलेशन है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पे देखते हैं। और ये आपका हमारा देश को डेवलप्ड नेशन की स्टेटस में पहुंचा सकता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या है, इन चीज़ों को एंश्योर करना होगा, ये जो भी पॉइंट हमने अभी देखा है, ओके। फिर आप इसमें नेक्स्ट देख सकते हैं ग्लोबल रीअलाइनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ओके। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी। पाथ टू हाई इनकम स्टेटस, की फोकस एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ओके। ट्रेड एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन, तो ये सभी चीज़ें फिर से मेंशन की गई है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सॉरी नॉट माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सभी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी, ओके। तो वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट, ये सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंकेजेस भी दिखाया गया है, मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स के क्वेश्चन 20, 21, 22। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। तो इकोनॉमी बोलते ही हमें क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर, इन सेक्टर्स में आपको अच्छा कमांड हासिल करना है कि कितना हमारा जीडीपी आता है डिफरेंट सेक्टर से, इन डिफरेंट सेक्टर में कौन से एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, इन चीज़ों को देखना होता है। इसी के साथ इन जो भी चैलेंजेस है इनसे टैकल करने के लिए गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज़ ले रही है, ओके। तो इन सभी पॉलिसीज़ का मास्टर पॉलिसी क्या है या फिर मास्टर गोल क्या है, विकसित भारत बाय 2047। तो विकसित भारत अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, सारा सेक्टर को डेवलप करना होगा, ओके। और जितने रीजन हैं सभी को डेवलप करने होंगे, जितने सेक्टर है सभी को डेवलप करने होंगे। तो यही चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है। और इसके साथ आप एनवायरनमेंट का पॉइंट भी मिस मत कीजिएगा कि एनवायरनमेंट का हमें सस्टेनेबिलिटी को भी देखना है। हम जो भी डेवलपमेंट इंश्योर करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी में, उससे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। अदरवाइज हम विकसित भारत अगर बन भी जाते हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, ओके।
तो इसी के साथ एक क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, मॉडल क्वेश्चन, और उसका आंसर भी लगभग दे दिया गया है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, व्हाट आर द की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इंडिया नीड्स टू अंडरटेक टू अचीव हाई इनकम स्टेटस बाय 2047? हाई इनकम स्टेटस या फिर विकसित भारत गोल, ओके सेम ही है। तो विकसित भारत बनेगा तो क्या होगा, जो इनकम है लोगों का वो बढ़ेगा। तो ये कौन से की रिफॉर्म करने हैं वो इसमें मेंशन किया गया है विथ कंक्लूजन। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। सो ओल्ड जनरेशन इन्वेस्ट इन नेक्स्ट जनरेशन। तो ये आर्टिकल काफ़ी इंसाइटफुल है, ओके, और बहुत ही आपको चीज़ें समझने में, जैसे स्पेशली एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है या फिर जो न्यू जनरेशन है, ओके, आप नेक्स्ट जनरेशन का है या न्यू जनरेशन, उसमें हमारा जो ओल्ड जनरेशन है वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, ताकि हमारा जो अपकमिंग जनरेशन है और जो अभी करंट यंग जनरेशन है उसको कैसे और प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, उसको और कैसे कैपेबल बनाया जा सकता है। ओके, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो उनको क्या देना है, आपको अर्ली एक्सपोजर देना है, फिर उनका आपका जो स्किल है उसको डेवलप करना है, उनको डिफरेंट चीज़ों का एक्सपीरियंस हमें दिलाना होगा। ओके, फिर आपका जो एक एथिक्स होता है वो उन्हें सिखाना होगा। ओके, और फिर उन्हें मेंटरशिप देना होगा, हमारा कल्चर सिखाना होगा। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये जो रेड पॉइंट है इसमें आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ओके, तो इसमें आपका क्या है, एक तो आजकल आजकल आप देख सकते हैं कि न्यू जनरेशन्स के अंदर ऐसा नहीं है कि न्यू जनरेशन्स पूरी एकदम बेकार ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर भी क्या है, न्यू जनरेशन्स में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी दुविधाएं देखने को मिल रही है। तो उसको कैसे टेकल किया जा सकता है। और आपको पता है कि जो एक बच्चा होता है उसके विकास में, उसके ग्रोथ में, स्पेशली जो फैमिली होती है और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, इंक्लूडिंग सोसाइटी, सोसाइटी का भी रोल रहता है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और आप अगर ध्यान से पास्ट ईयर क्वेश्चन आपने देखा होगा, यूपीएससी का हो या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस का हो, तो मैंने जब भी इन क्वेश्चंस को गौर किया है, यूपीएससी का हो या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस इंक्लूडिंग एपीएससी, तो उसमें मैंने देखा है कि आपके पेरेंट के रोल के ऊपर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रोल के ऊपर, फिर सोसाइटी के रोल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे बच्चों में सुधार लाया जा सकता है, बच्चों को कैसे और स्किलफुल, इनोवेटिव, ओके, क्रिटिकल थिंकिंग उनका कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इसमें अभी क्या करना है, आपका शिफ्ट इन माइंडसेट, जैसे इन्वेस्टर माइंडसेट बनाना है। ओके, तो इन्वेस्टर माइंडसेट अभी हमारा जो भी इंडिया में जो भी आपके पढ़े लिखे बच्चे हैं या फिर जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि दिमाग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही, जो माइंडसेट होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बना हुआ है। तो इसमें मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोगों का क्या है, वही माइंडसेट देखा जाता है। तो उसको चेंज करना है, क्योंकि हम जॉब सीकर की जगह हमें जॉब गिवर बनना पड़ेगा। तो उसी के लिए क्या है, इन्वेस्टर माइंडसेट का डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो उसी के साथ आपका इसमें लैक ऑफ एक्सपोजर, तो एक्सपोजर भी बहुत कम है। ओके, फिर आपका कल्चरल गैप भी देखा जाता है। तो उस कल्चरल गैप को भी क्या करना है, दूर करना होगा। और कैसे हम और हार्ड वर्किंग उनको बना सकते हैं। तो आजकल क्या है, आजकल के जो भी आपके यूथ है उसमें उनमें हार्ड वर्क का जो एक कल्चर होता है उनमें उसमें बहुत कमी देखी जाती है। तो उन चीज़ों को हमें ठीक करना होगा। ओके, उन्हें एक्सपोजर देना होगा, उनका अपब्रिंगिंग अच्छा करना होगा, उनके माइंडसेट में शिफ्ट लाना पड़ेगा, रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ओके, तो सोसाइटी तो आप देखते हैं कि बच्चों को डराती ज़्यादा है, फैमिलियाँ जो भी है क्या करती है, डराती ज़्यादा है। ओके, तो वो डर ख़त्म करना पड़ेगा। जो पेरेंटिंग स्टाइल है, जो एजुकेशन है, उसको और बेहतर करना होगा। ओके, तो ऐसे नहीं है कि आपके हमारे जो भी बच्चे हैं उनके अंदर जो भी आपका क्रिएटिविटी है, इनोवेटिव थिंकिंग है, वो नहीं है।
वो सभी में रहता है। हर बच्चों में क्या होता है, आपका इंक्विजिटिवनेस रहता है, चीज़ों को छानबीन करने की, खोज करने की एक जो जिज्ञासु मनोभाव होती है वो रहती है बचपन से ही। लेकिन अब देखते हैं ना, हम कभी भी बच्चों को कोई बात पूछे तो डांट देते हैं या फिर नहीं बता पाते हैं। तो पहला तो ये है कि हमें खुद सीखना होगा, उनके बाद उसको उन सभी को बताना होगा। और उसमें क्या करना होगा, उनको हमेशा एक ब्रॉड माइंडसेट देना होगा, पॉजिटिव माइंडसेट देना होगा। तभी क्या है, उनका जो भी आपका क्वालिटीज़ है वो निखर के बाहर आएंगी। उनके लाइफ में जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको कम करना होगा, उनको समझने देना होगा अपना लाइफ को, अपना जो स्किल है उसको, अपने पोटेंशियलिटीज़ को। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। इसमें पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में, अर्ली एक्सपोजर के बारे में, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, सक्सेस एंड फेलियर। तो हमें क्या है, अभी इतना प्रेशर दिया जाता है कि सक्सेस एनी कंडीशन में सक्सेस होना ही है, फेलियर को नहीं देखना है। तो इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर ज़्यादा आपका प्रेशर बनता है, एनजाइटी में जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सक्सेस नहीं ना, एक दो अटैम्प्ट में फेल होते ही। तो हम क्या करना है, बच्चों को फेलियर्स को टेकल करना भी सिखाना है। ओके, कि फेलियर से भी लर्न करके आगे सक्सेस को पाया जा सकता है। फिर वर्क एथिक्स सिखाना है। तो अभी वर्क एथिक्स होता क्या है, तो डिसिप्लिन, जो एक वर्क एनवायरनमेंट होता है उसमें डिसिप्लिन रहना ही वर्क एथिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मेंटरशिप एंड स्टोरी टेलिंग। तो मेंटरशिप देना है, मेंटरशिप मतलब क्या, एक गाइड की तरह काम करना है, जो खुद के एक्सपीरियंसेस है उनको शेयर करना है, अपने स्ट्रगल्स को शेयर करना है, कैसे डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है उसको सिखाना है। ओके, स्टोरी टेलिंग करना है बेसिकली, कि स्टोरी टेलिंग से भी आज के समय में क्या है, स्टोरी टेलिंग लगभग ख़त्म सा हो गया है। तो पहले के दिन में आप देख सकते थे कि जॉइंट फैमिली था, उसमें दादा दादी या फिर आपके चाचा चाची, ओके, या फिर बड़े जो भी सिबलिंग्स हैं वो सभी रहते थे। तो उसमें क्या होता था, आपका स्टोरी टेलिंग होता था कि सब अपने स्टोरीज़ बताते थे। अभी तो क्या है, माता पिता को भी समय नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, सुबह ही काम में निकल जाते हैं। ओके, और आपके बच्चों को या फिर स्कूल में या फिर जो भी चाइल्ड केयर सेंटर है उसमें छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होना होता है हॉलिस्टिक वे में, वो नहीं हो पाता है। और कल्चर से भी क्या है, वो डिवॉइड हो जाते हैं, जो कल्चरल डेवलपमेंट होना होता है वो भी नहीं हो पाता है। तो ये आज के समय में बहुत ही बड़ा एक दिक्कत है। इसीलिए तो आप देख सकते हैं कि जब माता पिता बाहर चले जाते हैं और उनको चाइल्ड केयर सेंटर में या फिर स्कूल में छोड़ देते हैं या फिर घर में अकेले छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक वल्नरेबल कंडीशन में चले जाते हैं। इसी से उनका क्या होता है, आपका माइंड का डेवलपमेंट नहीं होता है। और जो भी आपके ड्रग सेलर्स है वो क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को टारगेट करते हैं, उससे जो ड्रग एडिक्शन है वो बढ़ता है। तो ये सभी दिक्कतें आपको आज के सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो इसीलिए क्या है, इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपका रोल ऑफ फैमिली कल्चर इन एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट। तो कैसे जो एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट है वो कैसे इंश्योर किया जा सकता है, ताकि हमारा जो यंग जनरेशन है वो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे और खुद से क्या करें, आपके इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट ट्रिक्स सीखे और इन्वेस्टमेंट करें और जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बन सके। ओके, और जो भी हमारे कोर वैल्यूज़ है उसको कल्टीवेट करना भी ज़रूरी होता है, जैसे हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, इनोवेशन। ये सभी चीज़ें आपके अभी कल्टीवेट कौन करेगा, ये कल्टीवेट करेंगे बाय द फैमिली, बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ओके, तो यही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये भी सिखाना है, इनोवेशन, इनोवेटिव वे से कैसे हम प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं और कैसे नीड बेस्ड एक्शन ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कोई भी सिचुएशन से हम निकल सकते हैं। तो यही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और इसी के साथ आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये सभी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट फिर से इसमें मेंशन किया गया है। तो इससे आप देख सकते हैं सिंपल पॉइंट में चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। तो ये जो भी आर्टिकल है ये आपके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में सोसाइटी एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, इवन आपका पॉलिसी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि गवर्नमेंट कौन से डिफरेंट पॉलिसीज़ ले रही है, इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसमें आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी रहेंगी। तो सोसाइटी में जो भी हमारे फैमिली है उनका क्या रोल रहता है, ओके, आपके एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन को डेवलप
करने में नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, और उससे इकोनॉमी में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ऑन सोसाइटल वैल्यूज़, फैमिली स्ट्रक्चर, ये सभी पूछे गए हैं पास्ट में। तो इसमें देख सकते हैं आप जीएस पेपर 1 में ये डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली। तो फैमिली सोसाइटी का पार्ट हो जाता है, और सोसाइटी कौन से पेपर में है, जीएस 1। तो डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन इनकलकेटिंग वैल्यूज इन इंडिविजुअल्स। तो ये ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन जीएस पेपर 4 में भी पूछा जा सकता है। तो जीएस पेपर 1 सोसाइटी एंड जीएस पेपर 4 जो एथिक्स है, तो एथिक्स का डेवलपमेंट किससे होता है, सोसाइटी से होता है। सोसाइटी का एक आपका यूनिट हो गया फैमिली, तो फैमिली से डेवलप होता है। तो ये चीज़ें इंटरलिंक्ड है। ओके, तो इनको लिंकिंग वे में आपको पढ़ना है। तो इसमें एग्जामिन द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हाउ डू फैमिली वैल्यूज एंड अपब्रिंगिंग शेप लीडरशिप क्वालिटीज। तो ये भी चीज़ें आपको क्या है इन फ्यूचर पूछी जा सकती है। तो इसमें आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, जैसे आप गांधी जी का, फिर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, क्योंकि उनके फैमिली वैल्यूज़ और अपब्रिंगिंग की वजह से ही उन्होंने बाद में इतना अच्छा लीडरशिप क्वालिटी दिखाया है। तो ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इसमें बाकी एक क्वेश्चन भी दिया गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं इन फ्यूचर के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है वेल्थ के बारे में, कि आपका जो वेल्थ है उससे कितना कुछ किया जा सकता है। जिनके पास वेल्थ है, जैसे जिनके पास आपका पावर है, अथॉरिटी है, वो सोसाइटी में क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं। जैसे आप पकड़ लीजिए एक आईएएस ऑफिसर बन गए, ओके, या फिर आप अपने स्टेट पीसीएस पास करके स्टेट पीसीएस में कोई भी अच्छा पोजीशन आपने होल्ड किया है। तो आपने जो पोजीशन होल्ड किया है वो पोजीशन आपको क्या देता है, अथॉरिटी देता है। अथॉरिटी मतलब लेजिटिमेट पावर आपको प्रोवाइड करता है। तो उस पावर से आप क्या कर सकते हैं, आप उसको रेस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करके आप जिस भी पोजीशन में हैं उससे आप सोसाइटी को बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, एक हमें पता लगता है कि हम जब भी पावर होता है, वो चाहे आपका अथॉरिटी का पावर हो या फिर वेल्थ का पावर हो, उसको अगर हम रेस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस इंश्योर किया जा सकता है। तो अभी पावर हो गया, अथॉरिटी हो गया, वेल्थ हो गया, ये अपने आप में क्या है, आपका नेगेटिव नहीं है। इनका इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है। एक इंसान जो पावरफुल है उस पावर को पॉजिटिवली इस्तेमाल करके करोड़ों लोगों का आपका वेलबींग इंश्योर कर सकता है। उसी तरह से आप किसी पोजीशन में रहते हैं तो उससे आप क्या कर सकते हैं, जितने लोगों को आप इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे डीएम बन के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के, आप क्या कर सकते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों का जो कंडीशन है उसको सुधार सकते हैं आपके ड्यूटी में रहते हुए, आपके उस पावर को इस्तेमाल करके। तो इसमें क्या है, एक वैसा ही पर्सपेक्टिव दिया गया है कि जो वेल्थ है, जिसके जो वेल्दी पीपल है, उस वेल्थ से हम क्या कर सकते हैं, उसको रेस्पॉन्सिबली मॉरली उसको इस्तेमाल करके सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अल्टीमेट जो पर्पस है वेल्थ का, वो सिर्फ आपका एक्यूमुलेशन नहीं है, वेल्थ को जमा करना नहीं है, उससे आप क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में डिफरेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रतन टाटा साहब का आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो उनके पास बहुत सारा वेल्थ था, तो उस वेल्थ से क्या हुआ, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। आप जो टाटा नगर है जमशेदपुर, उसको देख सकते हैं कि वो एक शहर ही बन गया है। और उस शहर में क्या है, जो टाटा फैमिली है उन्होंने कितना ज़्यादा क्या किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर किया है। तो ये सिर्फ आपका जमशेदपुर का स्टोरी ही मैं नहीं बता रहा हूँ, वो तो एक हम क्या कर सकते हैं, स्टोरी ले सकते हैं, एक केस स्टडी ले सकते हैं। ओवरऑल इंडिया का भी आप क्या देख सकते हैं, वेलबींग देख सकते हैं। जब वेल्थ को क्या किया जाता है, आपका एक्यूमुलेट ना करके उसको इस्तेमाल किया जाता है सोसाइटी की बेनिफिट के लिए। ओके, और ये क्या है आपका एक ऐसा नहीं है कि मतलब प्रिविलेज, वेल्थ होना सिर्फ जस्ट नॉट अ प्रिविलेज बट अ मॉरल ड्यूटी, इसमें लिखा गया है, जो कंट्रीब्यूट कर सकता है किसमें, सोसाइटी के प्रोग्रेस में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि वेल्थ को क्या करना है, मॉरली इस्तेमाल करना है ताकि सोसाइटी का वेलबींग लाया जा सके। और इसी के साथ अब जो गांधी जी का ट्रस्टीशिप जो आपका कॉन्सेप्ट है कि जो भी वेल्दी पीपल है
उनके पास जो भी वेल्थ है वो उसको एक्यूमुलेट ना करके सोसाइटी के वेलबिंग में उसको खर्च करें। या फिर अगेन आप जो अमर्त्य सेन जी है नोबेल लॉरिएट, उन्होंने भी इकोनॉमिक्स को एथिक्स से जोड़ा है कि जो भी वेल्थ है उसको एथिकली इस्तेमाल करना है लोगों का कैपेसिटी बिल्ड करने में, सोसाइटी का कैपेसिटी बिल्ड करने में, क्योंकि सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनका जब कैपेसिटी बिल्ड होगा बाय यूजिंग सच वेल्थ, तब क्या है नेशन ग्रो करेगा, सोसाइटी प्रॉस्पर बनेगी। ओके, तो वही चीज़ों को हमें क्या करना है, देखना है। इन फ्यूचर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पास्ट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जो आपके पास पावर होता है या फिर वो पावर वेल्थ का भी हो सकता है, अथॉरिटी का भी हो सकता है। तो वेल्थ भी आपको क्या देता है, पावर देता है, और फिर अथॉरिटी जो आप एक पोजीशन होल्ड करते हैं आईएएस का, वो भी आपको, या फिर आप एक मंत्री बनते हैं तो वो आपको क्या देता है, प्रिविलेज को नहीं देखना है, वो आपको क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जीते जी जितने समय तक आपके पास वो पावर है आप उससे क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में इम्पैक्टफुल चेंज ला सकते हैं। ओके, तो उसी के बारे में कहा गया है, और इसी के साथ नॉलेज का जो पावर है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो पावर का 3 सोर्स आपको बताया कि पावर में एक हो गया आपका वेल्थ, पावर में एक हो गया आपका अथॉरिटी, पावर में और एक हो गया जो आपका विजडम है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो उनकी नॉलेज की वजह से, उनके विजडम की वजह से ही क्या है, आज देश ने आपका जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको अचीव किया, और हमारा सिक्योरिटी क्या हुआ, स्ट्रेंथन हुआ, स्पेस सेक्टर में हमारा डेवलपमेंट हुआ। तो इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ओके, तो इनके ऊपर भी इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी के साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसमें मेंशन किया गया है। ओके, तो इसमें आपका एग्जामिन द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेल्थ होल्डर्स इन एड्रेसिंग सोसाइटल चैलेंजेस। तो सोसाइटी के जो भी चैलेंजेस है, एजुकेशन के चैलेंजेस हो, हेल्थ के चैलेंजेस हो, अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस हो, उसको कौन टेकल कर सकता है, जो वेल्दी पर्सन है, जिसके पास वेल्थ है। ओके, तो उस वेल्थ को एक्यूमुलेट ना करके उसको इकोनॉमी के प्रोग्रेस में, सोसाइटी के प्रोग्रेस में, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अभी वन तारा का जो प्रोजेक्ट है बाय अंबानी फैमिली, तो उससे क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी रहेंगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है डीलिमिटेशन के बारे में। तो डीलिमिटेशन के बारे में ये लगभग मुझे जितना तक ध्यान है लगभग 5 से 10 टॉपिक अब तक डिस्कस किए जा चुके हैं, और आज का जो डिस्कशन है उसमें भी 2 टॉपिक है डीलिमिटेशन के ऊपर। तो ये एक ही लाइन में बात करता है जो हमने पास्ट में डिस्कस किया था कि पहला तो डीलिमिटेशन क्या है, लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने जितने भी आपके एरियाज़ हैं उनको कंस्टिट्यूंसीज में बांटते हैं। एक तो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी बनता है और एक स्टेट असेंबली का कंस्टिट्यूंसी बनता है। तो उसी से क्या होता है कि हर जो भी एरिया है उसमें आपका पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एमपी चुनता है आपके 10 लाख पॉपुलेशन के द्वारा, या फिर 10 लाख पॉपुलेशन है उससे एक एमपी चुन के आता है, तो वो एक एमपी क्या करता है, आपके उन 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उनका जो एस्पिरेशन होता है उसको आपका पार्लियामेंट में वो एस्पिरेशन बाय जो एमपी है वो दर्शाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा डेमोक्रेसी है जो ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें क्या होता है, वो डेमोक्रेसी कैसे हम देख पाते हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जितने भी 543 एमपी है, तो ये 543 एमपी कहाँ से है, डिफरेंट कंस्टिट्यूंसी से। और ये डिफरेंट कंस्टिट्यूंसी कैसे बनाए जाते हैं, बाय डीलिमिटेशन प्रोसीजर। तो अभी क्या है आपके डीलिमिटेशन कब किया जाता है, जब सेंसस होता है उसके बाद, लेकिन 1971 में इसको फ्रोज कर दिया गया था। पहला जो आपका डिलिमिटेशन था 52 में हुआ, फिर 62 में हुआ, फिर आपका 71 में हुआ, और उसके बाद आपका 42nd अमेंडमेंट लाया गया 1976 में, और इसमें ये मेंशन कर दिया गया कि आपका ये फ्रीज कर दिया जाएगा। अभी पॉपुलेशन बढ़ने से भी क्या है, डिलिमिटेशन नहीं होगा, डिलिमिटेशन होगा लेकिन आपका जो सीट है 543 वो नहीं बढ़ेगा, या फिर स्टेट असेंबली के जो सीट है वो नहीं बढ़ेंगे। तो ये कहा गया 42nd अमेंडमेंट। तो 71 के बाद तो सेंसस हुआ ही था ना 81 में, फिर 91 में, लेकिन डिलिमिटेशन में सीट नहीं बढ़ाए गए। क्यों, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आज़ादी के बाद क्या है, हमारा देश का हेल्थ का,
एजुकेशन, ये सभी सेक्टर्स में डेवलपमेंट हुआ एम्प्लॉयमेंट में। तो इससे क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है वो और बढ़ने लगी, पॉपुलेशन का जो आपका डेथ था रेशियो था वो कम होने लगा। तो इससे पॉपुलेशन जब ग्रो होने लगी तो स्टेट्स में अभी क्या है, फिर डिलिमिटेशन होगा तो सीट्स बढ़ेंगी। तो इससे क्या है, बाकी जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहेंगी कि पॉपुलेशन कम ना हो, बढ़े। तो इससे एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, आपका 42nd अमेंडमेंट से ये क्लियर किया गया कि अभी और डिलिमिटेशन नहीं होगा, और होगा भी तो उसमें सीट नहीं बढ़ाया जाएगा, सिर्फ इंटरनल रीअरेंजमेंट्स ही किए जाएंगे। और कब तक नहीं होगा, जब तक आपका फर्स्ट सेंसस नहीं हो जाता है पोस्ट 2026। तो अभी 2021 को सेंसस होने वाला था, वो नहीं हुआ कोविड की वजह से। तो अभी जो भी सेंसस होगा उसके बाद क्या है, डिलिमिटेशन करना ज़रूरी रहेगा। तो ये 84th अमेंडमेंट में ये बात मेंशन किया गया था 2001 में। इसके बाद आपका डिलिमिटेशन कमीशन आया था, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने बस इंटरनल रीअलाइनमेंट ही किए, सीट्स को नहीं बढ़ाया, जैसे आसाम में हुआ। असम में क्या हुआ, रीअलाइनमेंट ही किए गए हैं, सीट का बढ़ाया नहीं गया है। 126 सीट ही है, 543 सीट लोकसभा में है, 543 ही है, लेकिन अभी 2026 के बाद इसको बढ़ाया जाना है। तो इसमें अभी क्या है, स्पेशली साउदर्न जो स्टेट है, साउथ इंडियन स्टेट्स आपके तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये आपत्ति जता रही है, स्पेशली तमिलनाडु की ओर से, कि आपका जो डिलिमिटेशन होता है उसका बेसिस क्या है, पॉपुलेशन है। तो नॉर्थ में तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू साउथ। तो इसमें अभी क्या होगा, जो भी डिलिमिटेशन होगा उसमें नॉर्थ का जो सीट है वो बढ़ेगा, और जब सीट बढ़ेगा पार्लियामेंट में तो उससे उनका जो पॉलिटिकल एक डोमिनेंस है पॉलिसी मेकिंग में वो भी बढ़ेगा, और साउथ का डोमिनेंस घट जाएगा। तो इसी में चिंता दर्शाते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है। तो पास्ट में भी जो आर्टिकल है वो सेम कंसर्न को ही रेज कर रही है। तो इसमें अभी आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने ये बात को इंश्योर किया है कि जो भी सीट बढ़ाई जाएंगी उसमें घटाई नहीं जाएंगी, साउथ की सीट नहीं घटाई जाएंगी, जितना है उसमें बढ़ोतरी होगी लेकिन घटेगी नहीं। लेकिन फिर भी कंसर्न है कि नॉर्थ के कंपैरिजन में साउथ में कम सीटें बढ़ेंगी, नॉर्थ में ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इससे अभी क्या है, जो साउथ ने आपका पॉपुलेशन कंट्रोल किया है उसके लिए उनको ये पनिश करने के जैसा बात है। तो इसके लिए अभी अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि कैसे सीटों को बढ़ाया जाएगा। पॉपुलेशन के बेसिस में तो बढ़ाया जाएगा ही, लेकिन जिन्होंने पॉपुलेशन कम किया है जिन स्टेट्स ने भी, उनको भी क्या किया जाएगा, रिवॉर्ड कैसे किया जाएगा, वो अभी डेवलप होना ज़रूरी है। तो ये आने वाले समय में क्या है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा फाइनेंस कमीशन का टैक्स डिवोल्यूशन होता है, तो उसमें उन्होंने जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है उसको भी एक क्राइटेरिया रखा है पॉपुलेशन के साथ ही, जिसमें साउथ को अच्छा वेटेज मिलता है। तो उसी तरह का कुछ सिस्टम आगे डेवलप होने वाला है। तो कंसर्न क्या है, लॉस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ओके, रिवॉर्ड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल की जगह क्या होगा, पिनलाइज हो जाएंगे वो, ओके। तो ये सभी लैंग्वेज पॉलिटिक्स को लेके फिर एंटी हिंदी रेटोरिक जो है वो भी डेवलप हो रहा है साउथ में। तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है, हमें देखना ज़रूरी है। तो इसमें आपका की कंसर्न्स एज वेल एज कैसे जो भी डिलिमिटेशन किया जाता है उसका क्या रीज़न है, ओके, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो आप और ये चीज़ भी देख सकते हैं कि हमारा जो कंस्टिट्यूंसीज़ है उसमें कोई कंस्टिट्यूंसी में आपके 1 लाख पॉपुलेशन है, कहीं आपके 30 लाख पॉपुलेशन है। तो ये सभी चीज़ें फेयर नहीं है, और डेमोक्रेसी में क्या है, आपका फेयर होना ज़रूरी है कि आपका कोई एक कंस्टिट्यूंसी में 10 लाख वोटर्स के द्वारा एक एमपी चुना जाता है, किसी में आपका 5 लाख में चुना जाता है। तो ये क्या है, अनफेयर है, इसको फेयर बनाना ज़रूरी है, और इसके लिए क्या है करना है, फेयर डिलिमिटेशन को इंश्योर करना ज़रूरी रहेगा। तो उसी के बारे में ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ओके। बाकी ये आप अपने ओर से देख लीजिएगा। इसी के साथ एक आपको मॉडल क्वेश्चन भी दिया गया है, और प्री प्लस मेंस का कैसा क्वेश्चन पूछा गया था पास्ट में वो भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बात करता है रिगार्डिंग हेल्थ पॉलिसी। तो ओवर सेंट्रलाइजेशन थ्रेटन्स फेडरल हेल्थ पॉलिसी। तो इसमें अभी क्या है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, और उस जजमेंट का नाम था डॉक्टर तन्वी बहल वर्सेस श्रेया गोयल केस 2025। तो रिसेंट जजमेंट है ये। तो इसमें क्या किया गया है, जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन था, जिसमें आपका मेडिकल जो सीट है वो
आपके क्या की जाएंगी, स्टेट में जो भी वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट है उनको उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा। तो इसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। और अभी ये रिजेक्ट करते ही क्या हो जाता है, आपका जो भी सीट रहेंगी उसमें आपका डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं रहेगा कि आपका 100 सीटें हैं तो 100 सीट में लगभग 50 सीट आप पकड़ लीजिए कि तमिलनाडु ने या फिर अदर स्टेट्स ने रिजर्व रखा कि ये लोकल बच्चों को दिया जाएगा या फिर लोकल जो मेडिकल एस्पिरेंट्स है उनको दिए जाएंगे। इससे क्या होता है, जो स्टेट के जो भी रिसोर्स है वो स्टेट में रह जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ मेरिट बेस्ड किया जाए चीज़ों को और डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं रखा जाए तो इससे आप पकड़ लीजिए अभी तमिलनाडु का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 सीट है, तो उस 100 सीट में पकड़ लीजिए टोटल तमिलनाडु रीजन में 100 ही सीट है। ओके, तो 100 सीटों में आप समझ लीजिए कि 90 सीटें ही डिफरेंट स्टेट के बच्चों को मिली है मेरिट के बेसिस में देखा जाए तो नीट एग्ज़ाम के बाद। तो इससे क्या होगा, सिर्फ 10 डॉक्टर ही तमिलनाडु से सिर्फ 10 आपको एमबीबीएस के एस्पिरेंट को सीट मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, अभी बाकी जो 90 बच्चे हैं वो पढ़ाई करने के बाद अपने स्टेट में लौट जाएंगे या फिर आपके जो भी हाईटेक सिटी है दिल्ली हो गया या फिर बड़े बड़े सिटी में कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। तो इससे आपका जो मेडिकल का जो हेल्थ केयर जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का, जिसमें आपका इंक्लूसिविटी को इंश्योर करना है, फिर डॉक्टर पेशेंट रेशियो को एक रेशियो में रखना है डिफरेंट स्टेट में, तो वो क्या होगा आपका नहीं रखा जा सकेगा। और जो रिक्रूटमेंट होता है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, रीजनल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स में, उसमें आपका क्या होगा, एक इम्बैलेंस आ जाएगा। और हेल्थ कौन सा सब्जेक्ट है, ये आपका स्टेट सब्जेक्ट है और इसीलिए हेल्थ में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करती है। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का जो मेडिकल में जो आपका एडमिशन होता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का ये पावर रहना चाहिए कि वो सीट्स को कुछ हद तक रिजर्व कर सके ताकि जो लोकल नीड है, लोकल नीड इट मीन्स स्टेट का जो नीड है उसको मीट किया जा सके। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। एक तो मेडिकल स्टेट सब्जेक्ट है, दूसरा स्टेट का जो मेडिकल कंडीशन है उसको सुधारने के लिए स्टेट उसमें खर्चा करती है, इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेडिकल एजुकेशन में। और अगर उसमें स्टेट का से ही नहीं रहा और स्टेट ने अगर डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन किया ही नहीं और सिर्फ मेरिट के ऊपर ही पूरा सीट्स अलॉट किया गया, तो उससे प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि आपका स्टेट में डॉक्टर की कमी हो जाएगी। और उससे क्या होता है, आर्टिकल 21 वायलेट होता है जो गारंटी देता है राइट टू लाइफ को। और राइट टू लाइफ के लिए क्या है, जो आपका मेडिकल सर्विस है वो भी राइट टू लाइफ में आ जाता है। तो मेडिकल सर्विस के लिए डॉक्टर चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए। और उसके लिए एक स्टेट में कौन स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, उनके जो लोकल रेसिडेंट है वो वहाँ के जो मेडिकल सेटअप है उसको समझ सकते हैं। ओके, लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि हेल्थ के ऊपर आपका एनवायरनमेंट का, खान पान का, कल्चर का भी इम्पैक्ट रहता है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑन हेल्थ पॉलिसीज़ क्या करेंगी, स्टेट की जो ऑटोनॉमी है उसको एक तो डिक्लाइन करेंगी ही, प्लस जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें भी आपका चैलेंजेस पैदा करेंगी। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और ध्यान दीजिएगा ये आर्टिकल आने वाले समय के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए इसमें क्या है, जो मेरिट का डेफिनेशन है वो बहुत ही नैरो रखा गया है। ओके, तो इसमें इंक्लूसिविटी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। लोकल लोगों को, स्टेट के अंदर के लोगों को स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में एक हद तक सीट रिजर्व रखना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है ये आपका सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि खाली मेरिट को दर्शाना है या फिर इक्वालिटी को इंश्योर करना है। इक्वालिटी के साथ ही हमें क्या है, इंक्लूसिविटी, इक्विटी, सोशल जस्टिस, इनको भी इंश्योर करना ज़रूरी रहता है। इसीलिए तो रिजर्वेशन लाया गया है। ओके, तो रिजर्वेशन बहुत हद तक जस्टिफाइड है, वरना इसको कब का ही सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करती या फिर ये रहता ही नहीं। ओके, तो बाकी सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है और इसका लिंकेजेस भी दिखाया गया है आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 के साथ। तो आजकल क्या है, बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही इनोवेटिव वे में, स्किलफुल वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी तरीके से आपको पढ़ना भी होगा और उसी तरीके से हम आपको चीज़ें प्रोवाइड भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हु विल अपोलोजाइज टू द हिमालयंस।
तो इसमें स्पेशली हिमालयन जो एरिया है, तो अभी हिमालय का जो एरिया है इसका अगर स्ट्रेच आप देखें अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक है। तो इसमें ये जो स्ट्रेच है ये 2500 किलोमीटर का है और इसमें कितने मिलियन, लगभग 52 मिलियन पीपल रहते हैं और जो बेसिकली क्या है, ट्राइबल लोग हैं या फिर एथनिक ग्रुप है। जैसे आप हिमाचल में देख सकते हैं गद्दीस, अरुणाचल में अबोर, आका, आपातानी, मिसमी, ओके, कश्मीर एंड सिक्किम एंड लद्दाख में लेपचास, भूटियास, मॉन्स, नेपाल एंड पाकिस्तान में आप देख सकते हैं खास, कालस। तो ये सभी क्या है, ट्राइब है, डिफरेंट एथनिक ग्रुप है, डिफरेंट क्लैंस है। तो इनका खुद का क्या है, एक आपका कल्चर है, खुद का इकोनॉमिक सिस्टम है, ओके, और जो एनवायरनमेंट के साथ सस्टेनेबल तरीके से इनको अभी तक चला के रखे हैं या फिर चलाते ले जा रहे हैं। तो इसमें अभी क्या है, जो भी आपके मॉडर्न डेवलपमेंट जो गोल है और उसके तहत जो भी डेवलपमेंट इंश्योर किया जा रहा है, जैसे आपके इन एरियाज़ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ही हो या फिर आपके टूरिज़्म रिलेटेड डेवलपमेंट हो या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, इन जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो भी डिफरेंट आपके इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, इनका आपका कल्चर को, इनके इकोनॉमी को, इनका जो लैंड राइट्स है इसको इम्पैक्ट कर रही है। तो इसके लिए अभी क्या करना है, इनको कैसे सेव किया जा सकता है, इनका कल्चर, इनका लैंड राइट्स कैसे सेव किया जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये ओवरऑल जो ये आर्टिकल है ये डेवलपमेंट एंड जो ट्राइबल पीपल का इंटरेस्ट है उसके ऊपर बात करता है कि डेवलपमेंट इंश्योर करना है लेकिन ट्राइबल पीपल का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हुए करना है। तो इसमें आपके नॉर्वे का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि नॉर्वे में एक आपका एसिमिलेशन पॉलिसी लिया गया था, जिसमें आपका जो इंडिजीनियस सेमी पीपल थी, एक ग्रुप है सेमी पीपल, तो उनका एसिमिलेशन पॉलिसी की वजह से उनके साथ क्या हुआ था, इनजस्टिस हुआ था। क्योंकि एसिमिलेशन करना मतलब क्या, जो आपका एक माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल है उनको मेजॉरिटी ग्रुप के साथ एसिमिलेट कर देने का क्या अर्थ होता है कि उनका जो कल्चर है, उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो आइडेंटिटी है, उनका जो वेशभूषा है, खान पान है, उनमें क्या हो जाता है, डिसरप्शन आ जाता है। तो इससे क्या होता है, जो डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाती है, उनकी आइडेंटिटी जो है ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए नॉर्वे पार्लियामेंट ने रिसेंटली अपॉलॉजी फॉरवर्ड किया है टू समी ग्रुप ऑफ पीपल कि जो भी पास्ट एसिमिलेशन पॉलिसी थी वो बहुत ही जुडिशियस नहीं थी, इनजुडिशियस थी, तो उसको हटा के अभी इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया जा रहा है। तो इससे हम क्या सीख ले सकते हैं, तो देख सकते हैं नॉर्वेजियन पीपल को कनेक्ट करते हुए हिमालयन रीजन के पीपल को कैसे प्रोटेक्शन की बातें की जा रही हैं। तो इसमें अभी इन फ्यूचर प्रीलिम्स में आपके समी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में पूछा जा सकता है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल कौन से देश को बिलोंग करता है, तो नॉर्वे। ओके, फिर आपको ये चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जाती है कि आपका गदीस कौन से डिफरेंट ट्राइब और स्टेट दे दिए जाएंगे, आपको उसको मैच करना होता है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए क्या है, आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें हम जब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें हम ट्राइबल पॉपुलेशन डिफरेंट रीजन में कौन कौन से पॉपुलेशन है उनके नाम हम देखते हैं। तो इससे आपको क्या है, प्रीलिम्स में मदद मिलेगा। और ये टॉपिक जो है ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए ज़रूरी है। तो इसमें आपका हिस्टोरिकल सब्जुगेशन भी आप देख सकते हैं कॉलोनियल समय में कि जो कॉलोनियल रूलर थे उन्होंने कैसे क्या किया था, इन जो भी हिमालयन रीजन के अभी हिमालयन रीजन में ये सारे स्टेट्स हैं और ये देश है, तो इनको कैसे एक्सप्लॉइट किया था। जैसे आपके रेलवे लाइन बिछाने के लिए बहुत सारा टिम्बर का कलेक्शन हुआ था, उससे क्या था, जो लोकल पॉपुलेशन का सस्टेनेबिलिटी था उसमें इम्पैक्ट पड़ा था। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी आप देखें तो देश ने अपने जो डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी है उसको आगे बढ़ाने के लिए इन डिफरेंट रीजन में रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो पॉलिसी लिया है उससे इन ट्राइबल लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ओवरऑल ट्राइबल थीम के ऊपर एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन आप देख सकते हैं, टी, गोल्ड, सिल्क, ओपियम, इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया गया था। ओके, फिर आपका जो फॉरेस्ट लॉ थे उसके वजह से जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे उनका जो एक इनहेरिटेटेड राइट था फॉरेस्ट के ऊपर, तो उसको छीन लिया गया था।
उससे जैसे आप रेलवे ट्रैक बनाया गया, ओके, लगभग 80,000 किलोमीटर रेलवे बनाने के लिए क्या है, आपके हिमालयन फॉरेस्ट का बहुत सारा रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्राइबल पॉलिसी में आप देख सकते हैं कि ट्राइबल प्रोटेक्शन के बारे में बात किया गया। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में मेंशन किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो इसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि उन्होंने कौन सा पॉलिसी लिया था। तो एक पॉलिसी था ट्राइबल पंचशील करके, तो उसमें 5 नीतियाँ थी कि ट्राइबल लोगों के वे ऑफ लाइफ को, ट्राइबल लोगों का गवर्नेंस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो उसमें एसिमिलेशन के बारे में बात नहीं कहा गया था कि जो ट्राइबल वे ऑफ लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, मेन स्ट्रीम कल्चर में एसिमिलेट नहीं किया जाएगा। और ये पॉलिसी लिया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी, और इसी को कहा जाता है ट्राइबल पंचशील। तो ट्राइबल पंचशील को आप एक बार अपनी ओर से पढ़िएगा। फिर रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ, 5th एंड 6th जो 5 ईयर प्लान था उसमें आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेस बनाया गया फॉर रैपिड डेवलपमेंट। तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या है, जो भी आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, मिनरल रिसोर्सेस है, उनको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है, उन जगहों में जो लोग रहते हैं, स्पेशली ट्राइबल लोग, उनको वहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा। तो ये क्या करेगा, ट्राइबल जो इकोसिस्टम है, जो कल्चर है, उसको कैसे डिस्टर्ब कर रहा है अभी तक, वो चीज़ें देखनी ज़रूरी हो जाती है। इसी के साथ कैसे ट्राइबल जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट लॉ आया है, जैसे पेशा पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट, उसमें ग्राम सभा को कैसे पावरफुल बनाया गया है। फिर आपका जो फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 है, उसमें कैसे लैंड राइट के बारे में कहा गया है, लोकल गवर्नेंस के बारे में कहा गया है। इन चीज़ों को जानना ज़रूरी रहता है। फिर आपका इकोनॉमिक प्रेशर पोस्ट 1990s। तो 1991 में क्या हुआ, एलपीजी लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें हमारा जो पावर का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गया था, और पावर का एक अच्छा सोर्स क्या है, रिवर, जिससे हाइड्रो पावर जनरेट किया जा सकता है। फिर आपका टूरिज्म एक अच्छा सोर्स है, जिससे क्या किया जा सकता है, रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो इससे इससे क्या होता है, ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, लैंड एलिनिएशन होता है, लैंड अलगाव, एलिनिएशन का मतलब। फिर आपका कल्चरल इरोजन होता है। तो ये चीज़ें क्या करती है, इम्पैक्ट करती है ट्राइबल पॉपुलेशन को। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको पूरा हॉलिस्टिक बताया गया है, कॉलोनियल टाइम से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड देन पोस्ट 1991। तो ट्राइबल एक थीम है। ओके, जैसे आपके वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर हम एसटी, एससी, ओबीसी, वुमेन, ईडब्ल्यूएस, ओके, फिर चाइल्ड, ओके, फिर सीनियर सिटीजन, पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटी, इनको सभी को रखते हैं। तो इसी वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, आपका ट्राइबल पॉपुलेशन भी आ जाता है। और ट्राइबल पॉपुलेशन अपने आप में एक बड़ा थीम है फॉर स्टेट पीसीएस एज वेल एज फॉर यूपीएससी। इन चीज़ों में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको थीम वाइज पढ़ना है। जैसे पास्ट में मैंने बताया था कि वुमेन एक थीम है, फिर आपका एनवायरनमेंट एक थीम है, तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बनता है। फिर बजट भी एक थीम है, इकोनॉमिक सर्वे एक थीम हो गया। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन की गई है कि कैसे डेवलपमेंट को इंश्योर करना होगा, कम्युनिटी को एम्पावर करना होगा, टूरिज्म ठीक है लेकिन सस्टेनेबल करना होगा, हाइड्रो पावर रिफॉर्म्स लाने होंगे, कल्चर को प्रिजर्व करना होगा। तो ये जो भी आपके टेम्पलेट है, इन टेम्पलेट्स को आपको ध्यान रखना है। ओके, टेम्पलेट आपको, ये टेम्पलेट आप ध्यान में रखिएगा। एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल, कस्टमरी प्रैक्टिस को बचाना है, इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाना है। ओके, फिर हाइड्रो पावर रिफॉर्म्स लाने हैं, ट्राइबल जो कल्चर है उसको रिकॉग्नाइज करना है, क्लाइमेट रेजिलियंस को इम्प्रूव करना है। ओके, जो भी पॉलिसीज़ है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल जो प्रिपरेशन है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी टेम्पलेट के तौर पे। तो एग्ज़ाम में लिखना क्या है, टेम्पलेट चाहिए आपको, मतलब पॉइंट चाहिए। जब आपको पॉइंट पता होगा तो आप पूरा आंसर बना सकेंगे। तो इसीलिए क्या है, इसमें पॉइंट ही पॉइंट डाल दिया गया है। ओके, इसका नेगेटिव, पॉजिटिव, ओके, फिर आपका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पोटेंशियलिटीज़, चैलेंजेस सब दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल जीडीपी एस्टिमेशन इज़ वाइटल। तो अभी हमारा जो जीडीपी एस्टिमेशन होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
ओके, वो एस्टिमेट हम कैसे करते हैं? हमारा जो भी सेक्टर है, सेक्टर का क्लासिफिकेशन रहता है ओवरऑल जीडीपी में। तो प्राइमरी सेक्टर आ जाता है। प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग। सेकेंडरी सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, रियल एस्टेट। तो इन सब चीज़ों में आपको क्या किया जाता है? इन चीज़ों को आपका जीडीपी में एस्टिमेट किया जाता है। और ये जीडीपी एस्टिमेट करती कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो मिनिस्ट्री है, उसके अंडर ये सभी चीज़ें की जाती है। लेकिन अभी जीडीपी जब निकाला जाता है पूरा नेशन का, ओके, उससे हमें पूरा नेशन का एक पिक्चर मिलता है, एक ब्रॉड पिक्चर। लेकिन हमें क्या है, इसको एकदम माइनर लेवल में, सूक्ष्म लेवल में हमको इन चीज़ों को कैलकुलेट करना ज़रूरी है, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ताकि हम क्या कर सके, जो डीडीपी है, ओके, मतलब डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे जीडीपी होता है, फिर आपका पूरा देश के लिए, फिर आपका जीएसडीपी होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट्स के लिए, फिर आपका डीडीपी होता है, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिस्ट्रिक्ट के लिए। एक स्टेट के अंदर आपके 20, 25, 40, 50 भी डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको कैलकुलेट करना ज़रूरी है, सेक्टर वाइज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। क्यों? ताकि इससे डिस्ट्रिक्ट का जो भी इकोनॉमिक आपका डेवलपमेंट है, उसको अच्छी तरीके से पता लगा जा सके। क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, एक आपका टॉप डाउन अप्रोच लेते हैं कि टॉप से नीचे की जो भी चीज़ें हैं वो कैलकुलेट होती है, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का। तो इससे क्या है, हमको जो एक पिक्चर मिलना चाहिए, एक बहुत ही जैसे नुआंस्ड जो पिक्चर मिलना चाहिए, सूक्ष्म पिक्चर, वो नहीं मिल पाता है। अभी हमें लगता है कि जीडीपी ओवरऑल बढ़ रहा है, तो पूरा देश का डेवलपमेंट हो रहा है। और ये क्या है, सही नहीं है कि हम देखते हैं कि आपके साउथ के स्टेट, फिर वेस्ट के स्टेट ये डेवलप है। तो अभी ज़रूरी नहीं है कि इनके सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डेवलप है। तो फोकस कहाँ रहना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहना पड़ेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी देखना पड़ेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और इनका जब डीडीपी निकाल लेंगे, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई डिस्ट्रिक्ट क्या है, प्राइमरी सेक्टर में ग्रो कर रहा है, लेकिन सेकेंडरी, टर्शरी पीछे है। तो अभी क्या करना है, सेकेंडरी, टर्शरी में पॉलिसी मेकिंग करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो इससे आपका जो एक पॉलिसी मेकिंग है, उसमें भी डिसेंट्रलाइजेशन आएगा, बॉटम अप अप्रोच आएगा। और इसीलिए तो आपका नीति आयोग ने क्या किया है, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लिया है। फिर आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे स्कीम है। तो ये क्यों है कि देश को डेवलप बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, हमें जो भी स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं, जीडीपी क्या है, एक स्टैटिस्टिक्स से ही तो है। उसे हमें पता चलता है कि आपके प्राइमरी सेक्टर लैग कर रहा है, कि प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ 18% जीडीपी आ रहा है, 46% लोग उसमें एंगेज है। ऐसा डेटा हमें मिलता है। तो वो डेटा हमें क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज निकालना है। और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रॉब्लम है, उसको हमें सॉल्व करना है। क्योंकि हम छोटे छोटे यूनिट में डेवलप करेंगे ना, तो ही क्या है, आपका देश डेवलप हो पाएगा। और वो एकदम छोटा तबका कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट होगा। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या रहता है? विलेजेस एंड अर्बन सेंटर्स रहती है। तो विलेजेस एंड अर्बन सेंटर्स में जो भी चीज़ें डेवलप की जा सकती है, उनको डेवलप किया जा सकता है। तो भी आप जैसे समझ लिए, महाराष्ट्र बहुत ही हाई इनकम स्टेट है, होने से भी क्या हुआ, इसके अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट बराबर के आपके डेवलप नहीं है। बाकी तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट इंडिया, इसको तो एक बार हम छोड़ ही देते हैं। लेकिन जो डेवलप स्टेट है, उनके अंदर भी क्या है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर इवन डेवलपमेंट नहीं है। तो इवन डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, डेवलप एज वेल एज अंडर डेवलप स्टेट में हमें डीडीपी निकालना होगा। और डीडीपी निकालने से ही अच्छा स्टेटिस्टिक्स हमें मिलेगा, और उसके बाद अच्छा प्रोग्राम या पॉलिसी लिया जा सकता है, जिसको इम्प्लीमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर सकते हैं। लगभग मुझे जितना ध्यान है, 700 के लगभग कुछ डिस्ट्रिक्ट होगा। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना होगा, तभी 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी डेवलप होंगी। पूरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सकेगा। और अगर सेंटर से सिर्फ पॉलिसी लिया जाएगा, तब क्या है, अभी वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं अपनाया जा सकता है। जैसे हर डिफरेंट लोगों को डिफरेंट साइज़ का टी शर्ट लगता है, किसी को एस, किसी को एम, तो किसी को एल, तो किसी को एक्सएल।
तो उसी तरह से क्या है, हमारे देश में भी डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, और रिक्वायरमेंट को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स आपका एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, और उस स्टैटिस्टिक्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल में खोजना बहुत ज़रूरी है। तभी क्या कर सकते हैं, हम आपका टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशन ले सकते हैं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है और सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। ओके, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाई इज साउथ अगेंस्ट डिलिमिटेशन। अगेन ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के ऊपर ही ये आर्टिकल बात करता है, और पॉपुलेशन इसमें सबसे बड़ा कंसर्न है। ओके, तो डिलिमिटेशन किया जाता है ताकि पार्लियामेंट में फेयर रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। तो अभी क्या है, आपके अभी 543 सीट्स में भी बहुत ही अनफेयर है। वो अनफेयरनेस आप यहाँ पे कहीं देख सकते हैं, डेटा में मेंशन किया गया है। ओके, तो इसमें ये देख सकते हैं। तो ये आपका मलकजगिरी तेलंगाना का एक कंस्टिट्यूंसी है जो लार्जेस्ट कंस्टिट्यूंसी है, तो प्रीलिम्स में भी कभी काम आ सकता है। तो 3.7 मिलियन इलेक्टोर्स है इसमें। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 37 आपके लाख है इलेक्टर है जो एक एमपी को चुनते हैं। और इधर आपका लक्षद्वीप है जिसमें 57,000 इलेक्टर्स है, स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूंसी। फिर आपका नॉर्थ कर्नाटका और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में भी दिखाया है, इडुक्की केरला में दिखाया, इडुक्की कंस्टिट्यूंसी में। इसमें 1.2 मिलियन इलेक्टर्स है, 12 लाख इलेक्टर्स। और इसमें आप देख सकते हैं 3.2 मिलियन, 32 लाख इलेक्टर्स है। तो कितना डिफरेंस है इसमें। तो इससे क्या होता है, जो आपका रिप्रेजेंटेशन जो है वो फेयर नहीं है, कि एक इधर एक आपका एमपी चंद हज़ार लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर बहुत लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें एक आपका अनफेयरनेस देखा जाता है, ये जस्टिफाइड नहीं है। तो इसके लिए क्या है, नेक्स्ट जो भी डिलिमिटेशन होगा उसको जस्टिफाई बनाना होगा। ओके, लेकिन देखा जाना होगा कि कैसे चीज़ें डेवलप होती है। तो इसमें जो भी अप्रीहेंशन है वो मेंशन की गई है। तो ये जो भी अभी आर्टिकल देखा था उसी के साथ रिलेटेड है। और ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल बार बार आ रहा है पेपर में, तो इससे अभी क्या है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाएगा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो चाइना का नेवल पावर है वो कैसे अभी डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है उसके बारे में। तो अभी चाइना की जो नेवी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी बन चुकी है। इनके पास 234 वेसल्स है कंपेयर टू यूएस नेवी जिनके पास क्या है 219 है। लेकिन टेक्नोलॉजिकली अभी भी यूएस नेवी ही टॉप में है, लेकिन नंबर वाइज देखा जाए तो आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवी है बाय चाइना। तो अभी चाइना का कैसे जो इन्फ्लुएंस है वो साउथ चाइना सी में हो या फिर आपके इंडो पैसिफिक रीजन में हो, कैसे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जो रिसेंट मिलिट्री ड्रिल्स है वो क्या कर रही है, आपके जो भी डिफरेंट नेशन है जो चाइना की विसिनिटी में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान है, फिर जापान है, इनके ऊपर थ्रेट क्रिएट कर रहा है। और इधर आपका जो यूएसए का रोल है कि आपका एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू डिफरेंट नेशन, वो भी अभी कम होता दिख रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में ध्यान दे रहे हैं कि हमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी है, बाकी जो भी देश है वो अपने खुद की सिक्योरिटी पे ध्यान दे। उसके बाद अगर अमेरिका से कुछ बन सकता है तो वो मदद करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। तो इसीलिए क्या है, ये अभी कंसर्न बन के आया है, क्योंकि चाइना लगातार आपका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज लेते आया है जो क्या कर रहा है, सिक्योरिटी को वायलेट कर रहा है, स्पेशली स्मॉलर नेशंस के, और जो भी चाइना की विसिनिटी में है या फिर नेबरिंग एरिया में है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो उसी रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बात करता है, ये टॉपिक बात करता है। तो इससे भी क्या है, आने वाले समय में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर। ओके, जो भी मैरीटाइम एक्टिविटीज़ है बाय चाइना, क्लेम ऑन साउथ चाइना सी, तो इसमें 9 डैश लाइन, 10 डैश लाइन, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट स्पेस डेब्रिस। तो स्पेस डेब्रिस होती क्या है, जो भी आपके सैटेलाइट या फिर जो भी रॉकेट भेजे जाते हैं स्पेस में, तो उनका जो मलबा होता है, डेब्रिस का मतलब हो गया मलबा।
तो वो मलबा क्या होता है, स्पेस में आपका जो भी अभी जैसे सैटेलाइट आपका ऑर्बिट कर रहा है, वो एक समय पे तो जाके एज ओल्ड हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा, डिफंक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करता है, वो सैटेलाइट अगर धरती पे गिरता है या फिर जो रॉकेट है उसका कोई भी पार्ट धरती पे गिरता है और इससे अगर कुछ डैमेज होता है लोगों को, तो वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर उसके लिए कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बनाई गई है, या फिर हाल फिलहाल में कौन से एक्सीडेंट्स देखे गए हैं। तो अगेन ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि हाल ही के समय में देखा गया है कि जो आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है बाय दी पब्लिक एंटिटीज़ एज वेल एज प्राइवेट एंटिटीज़। तो स्पेस में भी आप प्राइवेट सेक्टर का रोल, आप एलोन मास्क साहब का रोल हो या फिर डिफरेंट स्पेस एजेंसीज का रोल हो, वो देख सकते हैं। प्राइवेट स्पेस प्राइवेट जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनका रोल। ओके, तो इसके लिए अभी क्या है, जो भी डेब्रिस रहेगी उसको कैसे टेकल किया जाएगा, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो जो भी नॉन फंक्शनल चीज़ें हैं, तो अभी हाल ही में ये देख सकते हैं कि एक मेटल ऑब्जेक्ट केनिया में गिरा था 2024 में, जो 500 किलो का था। तो इससे किसी को डैमेज तो नहीं हुआ था, लेकिन अगर ये 500 किलो का मेटल किसी के घर के ऊपर, किसी आपके पॉपुलेटेड एरिया के ऊपर, या फिर कोई फंक्शन चल रहा है वहाँ गिर जाता, तो इससे कितनी ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी। तो इसके लिए अभी कौन जिम्मेदारी लेगा, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी इसमें क्या है, लीगल फ्रेमवर्क या फिर कैसे स्पेस सेक्टर को गवर्न किया जा रहा है। तो आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967, उसके बाद आपका लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972 एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में बात करता है कि ये किसी फेलियर की वजह से हो या फिर किसी भी वजह से हो, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी उस देश को लेना पड़ेगा, स्टेट को लेना पड़ेगा। वो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट हो, सैटेलाइट हो, या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन द्वारा लॉन्च किया गया आपका सैटेलाइट हो या रॉकेट हो। लेकिन इसमें भी चैलेंज है कि जो भी स्पेस ऑब्जेक्ट है, डेब्री क्या है, अभी उसको लेके जो डेफिनेशन है उसमें प्रॉब्लम है, क्लियर आपका लीगल डेफिनेशन नहीं है। तो इन चीज़ों को ठीक किया जाना ज़रूरी रहेगा आने वाले समय में। तो उसी के रिगार्डिंग, तो अभी क्या है, प्रीलिम्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये कन्वेंशन के बारे में। ओके, ध्यान रखिएगा। और प्लस जब मेंस में पूछा जाएगा तो आपको लीगल फ्रेमवर्क क्या है स्पेस गवर्नेंस को लेके, वो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ओके, तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी रहेगा। तो यही आज के नहीं 6 मार्च का आर्टिकल का लास्ट आर्टिकल था। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज 7 8 का भी बना सकूँ और कल आपका पूरा कंप्लीट कर सकूँ अप टू 11 तक। कल 11 होगा, तो जो भी आपके बैकलॉग्स मेरी तरफ से रह गए हैं वो मैं आपके लिए बना सकूँ। बाकी पीडीएफ तो मिला ही है आपको, आपने पढ़ा ही होगा। बाकी इस वीडियो को जब भी देखेंगे बस इस नज़रिए से देखिएगा कि मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, क्योंकि आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा चीज़ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और ये जो भी पॉइंट है ना, आपको पॉइंट को टेम्पलेट की तरह रखना है। ओके, तो आपके जैसे चैलेंजेस क्या है इसमें, आपके लैक ऑफ लीगल क्लैरिटी, एनफोर्समेंट इशू, ओके, एट्रीब्यूशन चैलेंज, अनकंट्रोल्ड रेंटेरिस, तो ये सभी चीज़ें क्या करनी है आपको देखनी है, ये टेम्पलेट की तरह याद रखनी है। जैसे मैं बताता हूँ कि आईआर में किसी भी देश के बीच में रिलेशन पूछे, आपको इकोनॉमिक रिलेशन देखना ही है। फिर आपका रिन्यूएबल एनर्जी को लेके कुछ रिलेशन हो सकता है, साइंस एंड टेक को लेके कुछ रिलेशन बन सकता है, कल्चर को लेके आपका एक साइड हो सकता है। तो ये सभी क्या है, टेम्पलेट है। टेम्पलेट ध्यान में रखिए, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। और ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखिए। ओके, तो इससे क्या है, मेंस एकदम आसान, सबसे आसान लेवल रहेगा। प्रीलिम्स थोड़ा सा क्या है, ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें आपको स्कोप बहुत कम रहता है कि आप बहुत ही क्या करेंगे, अपने आप तरफ से कुछ करेंगे। आपको क्या करना है, राइट आंसर को ही पिक करना है। और अगर गैस भी करते हैं तो थोड़ा सा क्या है, जस्टिफाइड कैलकुलेटेड गैस लगाना पड़ेगा। लेकिन मेंस में क्या है, आप टेम्पलेट ध्यान में रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर सकेंगे, आंसर कर सकेंगे कि इस क्वेश्चन में मुझे ये टेम्पलेट डालना होगा, ये चैलेंजेस, ये अपॉर्चुनिटीज़, ये मेरिट्स, ये डीमेरिट्स, ये एडवांटेजेस, ये डिसएडवांटेजेस, या फिर ये स्टेप्स टेकन मैं लिख सकता हूँ, तो या लिख सकती हूँ। उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।